जी अब नेक्स्ट हम वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन करते हैं। तो वेक्टर स्पेस भी एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके ऊपर कुछ एक्सियम जो हैं वो सेटिस्फाई होंगे, तो उसे फिर हम कहेंगे वेक्टर स्पेस। तो डेफिनेशन इसकी करते हैं। A non-empty set V is said to be a vector space over a field F if for U, V, W belong to capital V and alpha, beta, gamma belong to capital F. Following axioms are satisfied. इनमें जो पहले 5 हैं वो है वो 5 को मिला लिया जाए अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन बनता है। वो मैं जल्दी से लिख दूं कि वो क्या है। U प्लस V बिलोंग टू V फॉर ऑल U V बिलोंग टू V, यानी कैपिटल V के कोई भी 2 एलिमेंट्स ले लीजिए, उनको ऐड करें तो वो कैपिटल V का ही एलिमेंट होना चाहिए। इसे हम क्लोजर लॉ भी कहते हैं। नंबर 2, U प्लस V प्लस W इज इक्वल टू U प्लस V प्लस W, ये फिर वही फील्ड का एक्सियम है, एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। नंबर 3, आइडेंटिटी लॉ अंडर एडिशन, 0 बिलोंग टू V such that 0 plus V is equal to V plus 0 is equal to V for all V belong to V। या इसको ज़रा थोड़ा आप U कर लें, 0 plus U is equal to U plus 0 is equal to U for all U belong to V, कैपिटल V। और फोर्थ जो है इसका, ये हमारे पास आइडेंटिटी लॉ है, और फोर्थ जो एक्सियम था वो इन्वर्स लॉ है, माइनस U बिलोंग टू V फॉर ऑल U बिलोंग टू V। कैपिटल V का जब भी कोई एलिमेंट लें तो उसकी इन्वर्स उसके अंदर होनी चाहिए। नंबर 5 जो एक्सियम है वो कम्यूटेटिव लॉ है, U प्लस V इज इक्वल टू V प्लस U फॉर ऑल U V बिलोंग टू कैपिटल V। तो अब अगर गौर करें तो ये वही एक्सियम्स हैं जो हमने फील्ड के किए। तो आप ये 5 एक्सियम अगर नहीं लिखना चाहते तो इन 5 की जगह लिख सकते हैं अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन, V इज अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। ये ग्रुप पहली 4 कंडीशंस हैं, ये ग्रुप की कंडीशन है। किसी नॉन एम्प्टी सेट को ग्रुप बनाने के लिए 4 एक्सियम्स थे, उसमें क्लोजर लॉ होना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए, आइडेंटिटी लॉ होल्ड करना चाहिए, इन्वर्स लॉ होल्ड करना चाहिए, और अगर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे तो फिर उसे अबेलियन ग्रुप कहते हैं। तो यानी ये 5 कंडीशंस लिखने के बजाय आप सिर्फ ये भी लिख सकते हैं कि V इज अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन, यानी और इन सब को आप इस तरह लिख सकते हैं V इज अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। ये आप लिख दें तो 5 के 5 एक्सियम्स आ गए। ठीक है जी, ये हमारे पास 5 एक्सियम्स आ गए। नेक्स्ट 6th एक्सियम जो है वो ये है अल्फा इंटू के U V जो है U V W वगैरह जो हैं वो तो कैपिटल V के एलिमेंट्स हैं, और अल्फा बीटा गैमा जो हैं वो किसके हैं, फील्ड के, जिसके ऊपर वेक्टर स्पेस आप बना रहे हैं। नेक्स्ट 7th एक्सियम जो इसका बनेगा वो आपके पास बनता है अल्फा प्लस बीटा इंटू U इज इक्वल टू अल्फा U प्लस बीटा U। ये आपके पास इसका 7th एक्सियम बनता है। 8th एक्सियम में आपके पास जो है मल्टीप्लिकेशन आएगी इसकी अंडर। 8th एक्सियम है अल्फा इंटू बीटा U इज इक्वल टू अल्फा बीटा इंटू U, और फाइनल एक्सियम इसका है 1 इंटू U इज इक्वल टू U।
तो क्विकली ये 5 एक्सियम बिलियन ग्रुप अंडर एडिशन एक ऐसा सेट नॉन एम्प्टी सेट भी जो ये वाले 5 एक्सियम सेटिस्फाई कर रहा है बिलियन ग्रुप अंडर एडिशन है। और ये कंडीशन हैं कि जब हम फील्ड का एलिमेंट मल्टीप्लाई करें लेफ़्ट साइड से तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो कर देता है इसको अल्फ़ा यू प्लस अल्फ़ा डब्ल्यू बना देता है। इसी तरह फील्ड का एलिमेंट आप लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करा रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा, और अल्फ़ा भी बी फील्ड का एलिमेंट है, बीटा भी फील्ड का एलिमेंट है, तो वो इस तरह से आप अल्फ़ा यू प्लस बीटा यू कर देगा। ये अल्फ़ा इंटू बीटा यू है, अल्फ़ा बीटा यू बन जाएगा और 1 यू से मल्टीप्लाई होगा। 1 फील्ड, कीप इन माइंड 1 फील्ड का एलिमेंट है, यू को मल्टीप्लाई होगा तो ये उसको यू ही रहने देगा। 1 वैसे वेक्टर स्पेस जो है उसका भी एलिमेंट है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई आप अगर कर लें तो ये बी जो है ये वेक्टर स्पेस बन जाती है। इस तरह से ये सारी की सारी कंडीशंस। अब बड़ा मुश्किल सवाल आ जाता है कि जी ये अब किस तरह याद रखना है। मैंने आपको स्ट्रेटजी फील्ड के लेक्चर में बताई है कि आप पहले एक्सियम जो हैं एडिशन के याद रखें, उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन के भी आपको याद हो जाएंगे और उसके साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज और ये करके। अब बेसिकली हमें इस प्रोसेस से शायद ना गुजरा करें, ज़रूरी नहीं है कि हमें वेक्टर स्पेस ही प्रूव करना हुआ करेगा। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन हमारे जहन में होगी कि ये वेक्टर स्पेस है, ये सेट, इस सेट के एलिमेंट्स जो हैं ये काम करते हैं। उसके बाद अगली जो चीज़ें आएंगी प्रूव करने के लिए वो डेफिनेटली उन चीज़ों को उनकी अपनी डेफिनेशंस होंगी और उनको कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा उनकी डेफिनेशंस को। अलबत्ता अगर किसी चीज़ को आपने वेक्टर स्पेस साबित करना है तो फिर ये सारे कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी होगी। मिसाल के तौर पे एक बड़ा सवाल पूछा जाता है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है क्या वो वेक्टर स्पेस है। अब मैं क्विकली वो उसकी तरफ रोशनी डालता हूँ। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्या होता है? क्यू, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। इसमें नंबर्स किस फॉर्म के होते हैं याद है? क्यू के। क्यू में P ओवर Q सच दैट P एंड Q बिलोंग टू Z एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये होते हैं सेट ऑफ, ये रैशनल नंबर्स होते हैं। अब वो कह रहा है कि ये जो सेट है क्या ये वेक्टर स्पेस है? आप अगर वेक्टर स्पेसेस को साबित करना चाहेंगे तो आप क्विकली ये सारे एक्सियम प्रूव करना चाहेंगे। यानी अगर मैं 2 रैशनल नंबर्स दूँ तो क्या उनका सम रैशनल नंबर नहीं होगा? मतलब अगर मैं पहला एक्सियम साबित करना चाहता हूँ, मैं फ़र्ज़ करें 2 एलिमेंट्स लेता हूँ x और y लेता हूँ रैशनल नंबर्स, तो डेफिनेटली x और y किस फॉर्म के होंगे? P और Q की फॉर्म के होंगे। उनका जो सम आएगा क्या वो रैशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? उसको समझाने के लिए अगर मैं x और y Q के एलिमेंट्स ले रहा हूँ तो मेरे पास x किस फॉर्म का होगा? P1 ओवर Q1 और y किस फॉर्म का होगा? P2 ओवर Q2। यहाँ मुझे सिर्फ रिस्ट्रिक्शन लगानी है Q1 और Q2 को नॉन ज़ीरो कहना है क्योंकि डिनोमिनेटर जो हैं वो ज़ीरो नहीं होने चाहिए। तो ये मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। मैं पहले एक्सियम प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जी देखता हूँ कि मैं अगर 2 रैशनल नंबर्स लूँ तो क्या उनका सम जो है वो रैशनल नंबर होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए क्विकली जब मैंने कहा कि एक्स जो 2 एलिमेंट्स होंगे रैशनल नंबर वो इस फॉर्म के ही होंगे, ज़री बात है रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। तो जब मैं x प्लस वाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है? P1 ओवर Q1 प्लस P2 ओवर Q2। इनका एलसीएम ले लें आप, P1 Q1 प्लस P2 Q1, नहीं P1 Q2 आएगा ना एलसीएम, P1 Q2 प्लस P2 Q1 डिवाइडेड बाई Q1 Q2। ठीक होगी बात? अब ये रैशनल नंबर हो जाएगा क्योंकि P1 इंटीजर था, Q2 भी इंटीजर है, इनकी प्रोडक्ट इंटीजर होगी, इनकी प्रोडक्ट इंटीजर होगी, दोनों का सम भी इंटीजर होगा। और Q1 और Q2 दोनों इंटीजर्स है, इनकी प्रोडक्ट भी इंटीजर होगी और ये नॉन ज़ीरो इंटीजर होगा क्योंकि Q1 भी ज़ीरो नहीं है, Q2 भी ज़ीरो नहीं है। तो ये इंटीजर और इंटीजर फॉर्म आ गई ना, तो ये फिर रैशनल नंबर की फॉर्म आ गई। अगर ये रैशनल नंबर की फॉर्म आ गई है तो ये Q को बिलोंग कर गया। तो हमने बड़ी आसानी से ये साबित कर लिया कि जब भी मैं 2 रैशनल नंबर्स लेता हूँ x और y तो मुझे उसका सम जो है इमीडिएटली बता देता है कि वो भी रैशनल नंबर है। ये भी लॉ जो है लाजमी होल्ड कर जाएगा। तीसरी कंडीशन जो है देखना है कि क्या 0 Q में शामिल है। 0 Q में शामिल होने कब होगा? अगर 0 रैशनल नंबर है तो Q में शामिल है, तो डेफिनेटली 0 रैशनल नंबर ही तो है। 0 को आप लिख नहीं सकते 0 इज इक्वल टू 0 ओवर 1। 0 इंटीजर है डिवाइडेड बाई 1, यानी आप यहाँ लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 0 ओवर 1 और वो रैशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट जो करना प्रूफ हमने
कि कोई भी एलिमेंट लिया जाए, तो कोई भी रैशनल नंबर लिया जाए तो क्या उसका नेगेटिव रैशनल नंबर होगा? तो भाई अगर आप लेते हैं x बिलोंग टू q लेते हैं, तो क्यों नहीं -x भी तो q को बिलोंग करेगा ना, तो फिर वो भी ये भी कंडीशन प्रूव होगी हमारे पास ये वाली। नेक्स्ट फाइनल रह गया जो बिलियन ग्रुप का फाइनल एक्सिम क्या रह गया, कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। तो आप देखें x प्लस वाई जब भी आप करेंगे वो y प्लस एक्स के बराबर ही होगा फॉर ऑल x y बिलोंग टू q, यानी दो रैशनल नंबर्स को ऐड जब करें तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये प्रूव हो गया। इसी तरह ये भी सारे एग्जिम जो है प्रूव होते हैं कि रैशनल नंबर का सेट जो है वो ये सारी की सारी कंडीशन जो है सेटिस्फाई करता है। तो रैशनल नंबर का सेट जो है दैट इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। तो हमने आज जो डेफिनेशन पढ़ी है वेक्टर स्पेस की, और उससे लेके रैशनल नंबर के सेट को वेक्टर स्पेस साबित किया। तो होपफुली आपको ये क्लियर होगी। सिर्फ एक आपसे रिक्वेस्ट है कि रिवाइज ज़रूर किया करें, एक दफ़ा जाकर रिवाइज करें, और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप फिर मुझसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।